जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग रीडिंग चैनल में। तो साइंस का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था रीड के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पे आपसे साइंस के ये टॉपिक पूछे जाते हैं, ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। हमने इसमें केवल वही चीज़ें कवर करेंगे जो चीज़ें आपसे नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीट में, सी टेट में और कहीं भी। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स के बाद जब हम वो क्वेश्चन वाली सीरीज लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या मॉडर्न क्वेश्चंस, तो आपको फिर सारा जो कॉन्सेप्ट है वो उस टॉपिक से रिलेटेड कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा क्रैश कोर्स चालू है और ये वाले टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लाइट एंड साउंड एक टॉपिक बच रहा था, उसको मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। पॉसिबली एक वीडियो में ट्राई करने की कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो 2 पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो टॉपिक बचते हैं आपके साइंस के, वो नॉर्मली क्या आपके थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो मैंने डिसाइड ये किया है कि जब हम मॉडल क्वेश्चन करेंगे या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम सीरीज जो लाएंगे, उस वक्त मैं इस टाइप के टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनको उसी वक्त ही कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करवा दूंगा, तो आपको थ्योरी भी वहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का जो कंटेंट है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साउंड वेव्स। ठीक है, ध्वनि तरंगे। देखो, ध्वनि तरंगे जो होती हैं आपकी 3 टाइप की होती हैं। एक आती है आपकी इंफ्रासोनिक वेव्स, ऑडिबल वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है मेनली आपका फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इंफ्रासोनिक वेव्स की, ये 20 हर्ट्ज से कम होती है और 20 से 2000 हर्ट्ज के बीच जो होती है वो ऑडिबल वेव्स होती हैं, जो आप कानों से सुन सकते हो। इनको आप 20 हर्ट्ज से जो नीचे होती हैं इनको आप कानों से नहीं सुन सकते। इनके लिए आपको स्पेसिफिक माइक्रोफोन या उस टाइप की आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन जो आप ऑडिबल है, जो आपके कान से सुन सकते हो, वो जो साउंड की वेव्स होती हैं वो आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 तक की होती हैं। और एफ जो फ्रीक्वेंसी अगर आपकी 20,000 से ज़्यादा है तो मनुष्य आपका सुन नहीं सकता, लेकिन कुछ जानवर होते हैं जिनमें ये सुनने की क्षमता होती है। आपने कई बार देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं इनके कान बहुत तेज होते हैं, ऐसा कहीं कहावत सुनी जाती है। उसका जो मेन साइंटिफिक रीज़न है वो यही है कि इनकी जो कानों की जो बनावट होती है बायोलॉजिकली, वो इस तरीके से होती है कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी सुन सकते हैं। तो इसलिए ये उन वेव्स को जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली आपको वैसे इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका अगर बनेगा तो यही बन सकता है कि अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से, मान लो कि एक फ्रीक्वेंसी आपको दे दी कि 5000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का साउंड किसी सोर्स से निकला है, बताओ ये किस टाइप की वेव्स हैं। तो आपको पता चल जाना चाहिए ये क्या है, आपकी श्रव्य तरंगें, यानी कि आपकी ऑडिबल वेव्स हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी ज़्यादा आपको डीप में इसमें नहीं जाना है, वरना साउंड वेव्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। हम उसको पढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम उसी पे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको बस ये समझना है और आपको बस फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ध्यान रखनी है और 3 टाइप की आपकी तरंगें होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम किसी भी जो साउंड वेव्स होती है उसके अभिलक्षण होते हैं। अभिलक्षण इज नथिंग बट, इंग्लिश में अगर मैं बात कर दूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज बोल दो आप। ठीक है, अभिलक्षण कुछ नहीं होता, आपका प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, एक साउंड वेव्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो 3 चीज़ें उस साउंड वेव्स में हम जरूर डिफाइन करते हैं। उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, उसकी आयाम यानी कि उसका एम्पलीट्यूड, और उसकी वेलोसिटी यानी कि उसका वेग। जब भी आपकी कहीं से भी कोई ध्वनि तरंग आपकी जो सोर्स से निकलती है तो हमेशा इस फॉर्मेट में आपकी ध्वनि तरंग जाती है। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट होता है ये वाला, ये होता है उसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब वो कितनी ऊपर गई है। अगर आप मान के चलो कि एक रस्सी को आप एक छोर से बांध दोगे और आप उसको हिलाओगे तो उसमें इसी तरह की कुछ वेव्स आपकी निकलेंगी। तो ध्वनि तरंगे भी कुछ इसी तरीके की होती हैं। ये आपकी होती है आपकी जो होती है क्या होती है, एम्पलीट्यूड। और आयाम, ये आयाम हो गया आपका वेलोसिटी। आपकी जिस भी वेलोसिटी से आप जितना तेज उस रस्सी को हिलाओगे, जितनी तेज आपने बोला है उतनी तेज वो साउंड जो है जल्दी से जल्दी ट्रैवल करने की कोशिश करती है। यहाँ पे वेलोसिटी की जो बात है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ध्वनि तरंगे होती है, एक जनरल बता दूं आपको, ये अपने मीडियम पे बहुत डिपेंड करती हैं कि आप किस मीडियम में ध्वनि तरंगे आपकी ट्रैवर्स कर रही हैं। तो ज़्यादातर जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो सॉलिड किसी भी ऑब्जेक्ट में स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर जैसे कि अगर आप एक लोहे का टुकड़ा है, उसके एक छोर पे अगर आप हिट करते हो तो वो जो ध्वनि तरंगे हैं वो दूसरे छोर पे सबसे तेज पहुंचेंगी। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये होती है, और ये होता है आपका लैम्डा, जिसको बोलते हैं आप तरंग दैर्ध्य इंग्लिश में। और आपका ये होता है ये जो टोटल टाइम होता है को यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको बोल देते हैं हम टाइम पीरियड। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 बटा टाइम पीरियड, यानी कि उस टाइम पीरियड का जो इन्वर्स है वो आपकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है कैलकुलेशन में। लेकिन अगर आप ऐसे सुने तो फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती, साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि आपकी हर्ट्ज में मापी जाती है। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस
कॉन्सेप्ट को लेके आए थे कि आपकी जो साउंड होती है उसको कैसे नापा जाए, तो उन्होंने इसका मेजरमेंट किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट्स रख दिए। और वैसे मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आपको इसका जो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। हर्ट्ज इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये होते हैं आपके ध्वनि तरंग के कुछ अभिलक्षण। अब बात आती है जो मैंने आपको बताई थी ध्वनि की एक चाल, यानी कि उसकी वेलोसिटी। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की अलग अलग गति होती है, ठीक है। नॉर्मली आपकी मैंने बताया था आपकी ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में उसके बाद होती है और गैस में उसके बाद होती है। यानी कि अगर मैं पूछूं कि निम्न में से अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साउंड वेलोसिटी, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा हो सकता है कि इस तरीके के आपको ऑप्शन दिए हुए, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, ठीक है। जो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग गति होती है, गति माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी किसी उस माध्यम की, तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगी, साउंड वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो वही यहाँ पे बताया गया कि ठोस में सर्वाधिक होती है, ये ध्यान आपको रखना है ये क्वेश्चन। नॉर्मली आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि आपकी जो वेलोसिटी है वो लोहे में कितनी होती है, ये इन जनरल कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि लोहे में जो आपकी होती है सबसे ज़्यादा होती है वेलोसिटी, उसके बाद सॉरी ज़्यादा होती है, मतलब ठोस में ज़्यादा होती है, लोहे में सबसे ज़्यादा होती है कि लोहा वन ऑफ द जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट और आप कहूँ कि सबसे ज़्यादा डेंस जो है सॉलिड स्टेट में होता है। उसके बाद जल में आपकी इतनी होती है मीटर पर सेकंड में, और वायु में आपके 332 मीटर पर सेकंड होती है। नॉर्मली अगर आपसे कुछ न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आया अगर, तो वो ज़्यादातर आपका वेलोसिटी इन द एयर में आ सकता है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। एक बात करते हैं आपकी, जल ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। नॉर्मली अगर आपका सॉलिड से मानो कि अगर लिक्विड में जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी जो आपकी ध्वनि की चाल होगी वो डेफिनेटली, क्योंकि चाल डिफरेंट ही होती है, ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में जाएगी तो उसको थोड़ा हिंड्रेंस होगा, वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली, क्योंकि तरंगदैर्घ्य मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, अगर वो ऐसे जाएगी और वेलोसिटी कम हो गई तो कैसे जाएगी, थोड़ा सा ऐसे जाएगी, तो ये क्या होता है, ये डिस्टेंस आपकी क्या होती है, तरंगदैर्घ्य होती है ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन जो टाइम लगेगा, टाइम मतलब जो आवृत्ति होगी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो आपकी जो है चेंज नहीं होती, वो आपकी सेम रहेगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अब वेलोसिटी कम होगी तो डिस्टेंस भी कम होगी, तो दोनों बैलेंस हो जाते हैं और आपका टाइम पीरियड सेम रहता है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी भी आपकी सेम रहती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी एक और पॉइंट तीव्रता के लिए, वो होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। तो ध्वनि जो ऊर्जा का वो परिमाण है जो ध्वनि की संचरण की दिशा के लंबवत खींचे गए इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरती है। लेकिन आपको इसमें डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं, बस आप ध्यान रखो कि तीव्रता होती है, जो इंटेंसिटी होती है साउंड वेव्स की, वो किस पे, उसकी डायरेक्शन पे, और जिस एरिया में से वो पास कर रही है, उसके क्षेत्रफल से, कितने क्षेत्रफल से पास कर रही है, उसमें डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी प्रबलता, जिसको आप बोलते हैं लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस ऑफ द साउंड मतलब आपकी जो आप जब जोर से अगर शाउट करते हो तो वो आपकी तेज सुनाई दे रही है कि धीरे सुनाई दे रही है, उससे आपको लाउड, इसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, नॉर्मली इसका मेजरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक लेवल पे रेंज बताई जा सकती है कि इसकी लाउडनेस जो है इस पर्टिकुलर साउंड की इतनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी पिच आती है। पिच मतलब आपका हिंदी में अगर मैं बात करूँ तारत्व, ये आपकी जो डिसाइड करती है कि आवाज़ आपकी मोटी है या आवाज़ आपकी पतली है। नॉर्मली आपकी जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर आपकी बढ़ रही है तो आपकी पिच भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डिफाइन करता है नॉर्मली हाई या लो पिच, ठीक है। हाई पिच साउंड होता है बहुत तीखा होता है, और लो पिच साउंड थोड़ा सा क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं साउंड वेव्स हैं। वेव्स है तो तरंग में, तरंग वाली जो प्रकृति है उसमें परावर्तन का गुण तो होगा ही सी, तो साउंड वेव्स भी क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं। और ये रिफ्लेक्ट कैसे होती है, नॉर्मली आपका वही जो कॉन्सेप्ट आपका लाइट वेव का है वही आपका साउंड वेव में भी चलता है, रिफ्लेक्शन आपका यहाँ भी होता है। अब नॉर्मली आपका जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, समुद्र की गहराई मापने में इसका उपयोग होता है, बस्तियों के अंदर क्रैक्स ढूंढने में इसका उपयोग होता है, और आपकी जो अल्ट्रासाउंड होती है, जो आपने सुना होगा मेडिकल उसमें इंडस्ट्री में अल्ट्रासाउंड कराना है, अल्ट्रासाउंड टाइप की आती है, वो आपकी कुछ भी नहीं है, उस ध्वनि की तरंगों का यूज़ होता है। नॉर्मली अगर आपको एक से यहाँ से अगर आप कुछ तरंगे भेज रहे हो और वो आपसे यहाँ से टकरा के वापस आ रही हैं, तो ये आपको पता लग जाता है कितने टाइम में वापस आई, तो आप इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। स्पेशली जो आपकी समुद्र वगैरह या इस टाइप की जो प्लेसेस होते हैं, अगर आपको किसी समुद्र में किसी पर्टिकुलर प्लेस की गहराई नापनी है तो उसके कई सारे उपकरण होते हैं जिससे वो साउंड वेव्स को
नीचे भेजते हैं, और जब वो नीचे सरफेस पे जाके वेव्स टकरा के जब वापस आती हैं तो वो कितना उन्होंने टाइम ट्रैवल किया, उस टाइम को मेजर करके उस डिस्टेंस को पता लगाया जा सकता है। यही आपका जो मेनली सोनार जो होता है ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से ही बना है। ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए ये आपका उपयोग किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप जैसे जो आपके जितने भी उपकरण होते हैं, जैसे पनडुब्बी है, जैसे आपके अंदर जो अंडर वाटर जो करते हैं, उसमें सोनार जो सिस्टम होता है वो बहुत काम आता है। यही आपको एक तरीके से आपका रडार की तरह, जैसे रडार हम जो होता है जो आपका नॉर्मली इन एयर अवेलेबल होता है, जो आपकी जहाँ से आप ध्वनि तरंगों को कैच करके पता लगा सकते हो कि ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। तो ऐसे ही विद इन इनसाइड द वाटर आपका जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है सोनार, जो कि साउंड वेव्स पे ही होती है, और उससे पता लगाया जाता है कि जैसे कि अगर एक पनडुब्बी जा रही है तो लास्ट में पनडुब्बी कितनी गहराई पे है, और अगर पनडुब्बी के सामने कोई पनडुब्बी है, सामने कोई ऐसा ऑब्स्टेकल है तो वो कितने डिस्टेंस पे है। तो वो कैसे पता लगाया जाता है, साउंड वेव्स के रिफ्लेक्शन से ही पता लगाया जाता है। वो जब टकरा के वापस आता है तो उससे आइडिया लगता है कि तो वो जो ऑब्स्टेकल है या जहाज है या कुछ है तो कितनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये मरीन इंजीनियरिंग में, मरीन फाइट में ये टेक्नोलॉजी काम आती है। ठीक है, उसके बाद आपने ईसीजी सुना होगा, जो आपका हार्ट का जो विभिन्न भागों से उसको तरंगों को परावर्तित करा के हृदय के प्रतिबिंब बनाया जाता है, जिससे आपको पता लगता है कि जिसको तकनीक को बोलते हैं इको कार्डियोग्राफी। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इंपॉर्टेंट, कि ये आपसे पूछा जा सकता है इको कार्डियोग्राफी में किस तरीके की वेव्स का यूज़ होता है, लाइट वेव, साउंड वेव्स, इंटेंसिटी वेव्स, इंफ्रा। तो आपको पता लगाना है कि यहाँ पे जो किस टाइप की वेव्स का यूज़ होता है, उसको हम ईसीजी भी बोलते हैं। इको कार्डियोग्राफी को हम ईसीजी भी बोलते हैं नॉर्मल हमारे डे टू डे लैंग्वेज में। ठीक है, तो इससे भी आपने देखा होगा कि साउंड वेव्स को ही रिफ्लेक्ट करा के वो प्रतिबिंब उसमें बनाया जाता है। एक नॉर्मली मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकली, जहाँ से अगर एक जहाज है वो पराध्वनि उत्सर्जित करता है, समुद्र जल से परावर्तित होकर 3.42 सेकेंड के बाद संसूचित की जाती है। यदि समुद्र जल में पराध्वनि की चाल इतनी है तो समुद्र तल से जहाज की गहराई कितनी है। तो डेफिनेटली बात है कि अगर सोचो यहाँ पे आपका जहाज है, ठीक है, ये आपका समुद्र का तल है, और यहाँ से आपने कोई साउंड वेव्स जो हैं इस तरीके से आपने पर की, और ये साउंड वेव्स अगर यहाँ से जाएंगी और यहाँ से जब वापस आएंगी तो कितना डिस्टेंस तय कर लेंगी। सपोज ये यहाँ से आपकी 2x डिस्टेंस ये तय कर लेंगी, तो ये जो डिस्टेंस है आपको पता चल गया। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल आप फॉर्मूला लगा दो, नॉर्मल चाल बराबर दूरी बटा समय, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो दूरी है ये कितनी होगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, इसमें दूरी हो जाएगी आपकी ये जो चाल इंटू 3.42 इंटू 1531। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एग्जैक्टली मीटर में डिस्टेंस का पता लग जाएगा, कितनी डिस्टेंस जो समुद्र लेवल की जहाज से है। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि डिस्टेंस मेजर करने में भी साउंड वेव्स का काफ़ी यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये साउंड वेव्स में इतना ही है, और इसी में से क्वेश्चन आते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसी के आसपास ही क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर में पूछे गए भी और मॉडल क्वेश्चंस भी। मॉडल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे जो भी टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम लाइट पे। ठीक है, तो लाइट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। तो सोर्सेज ऑफ लाइट क्या क्या हो सकते हैं, अगर आपके दिमाग में सबसे पहले लाइट का कोई सोर्स आता है तो वो आता है आपका सन। ठीक है, सन एक आपका लाइट का सोर्स होता है जो आपको क्या नाम से लाइट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी जो अपना अगर मैकेनिकल की बात करूँ तो बल्ब, आपका लाइट बल्ब जिसको बोलते हैं, वो आपका एक तरीके से मैकेनिकल आपको लाइट का सोर्स होता है। ठीक है, ऐसे आपसे कई सारे लाइट के सोर्स होते हैं, लेकिन आपने एक सोचा होगा कि जो प्लेन मिरर होता है, जो प्लेन मिरर होता है वो भी एक लाइट का सोर्स होता है। ये कैसे बन जाता है लाइट का सोर्स, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली जो होता है आपका प्लेन मिरर इस टाइप का होता है। ठीक है, और आप अगर यहाँ से एक आपकी कोई भी एक सोर्स है, ये आपका प्राइमरी सोर्स मान लो। ठीक है, ये जब उस लाइट को भेजता है यहाँ पे, और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो आपका ये जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, उस लाइट का सेकेंडरी सोर्स बन जाता है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर मेरे को इसको मैंने हिडन कर दिया ये वाली चीज़, ठीक है, तो मेरे लिए तो यही एक सोर्स बन जाएगा लाइट का, क्योंकि मेरे लिए तो ये लाइट यहीं से आ रही है। ठीक है, तो एक प्लेन मिरर भी लाइट का सोर्स हो सकता है, लेकिन ये आपका प्राइमरी सोर्स है जहाँ से लाइट एक्चुअल निकल रही है। लेकिन उसके बाद जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तो आपका मिरर भी जो होता है वो लाइट का सोर्स एक तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब रिफ्लेक्शन का जो लाइट का रिफ्लेक्शन, उसके कुछ रूल्स होते हैं, परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। नियम बहुत सिंपल होते हैं कि आपके दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। नॉर्मली ये आपका आपतन कोण है। आपतन कोण मतलब आपका इंसिडेंट एंगल, जिस एंगल पे आपका यहाँ से आपकी जो रेज आके
टकरा रही हैं प्लेन मिरर पे। ये आपका जो है प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है। और ये जो आपकी है, यहाँ से कोई सोर्स रहा होगा, कुछ भी सोर्स हो सकता है, वो बल्ब हो सकता है या वो आपका कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो आपकी यहाँ आई और ये आपका जो यहाँ से आपतन कोण बना जिसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल इंग्लिश में, और ये आपका परावर्तन कोण जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो नॉर्मली इसको आई और आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। और ये एक आपको पॉइंट चीज़ ध्यान रखना है, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें। द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि ये वाला जो आपका रे है और ये वाली जो रे है ये आपकी सेम प्लेन में होती है। यानी कि ये आपका अगर जैसे कि 2 डायमेंशन की मैं बात करूं तो ये अगर आपका कागज़ है तो यहाँ से आपकी जो रे आ रही है और ये जो रे आ रही है ये क्या है आपकी सेम प्लेन में होती है। 3 डायमेंशन में नहीं होती है कि ये आपकी इस डायरेक्शन में निकल जाएगी या ऊपर की डायरेक्शन में निकल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ये आपकी सेम प्लेन में ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपको पता लगी कि इसको आपतित किरण बोलते हैं, जो आपकी जो गिर रही है मिरर पे और जो परावर्तित हो रही है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपका रेगुलर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो किसके बराबर होता है, रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। जिस एंगल पे आपकी रिफ्लेक्ट हुई है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका थीटा होगा। यानी कि जिस एंगल पे आपकी आपतित होती है उसी एंगल पे परावर्तित होती है, यानी इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, उसके बाद आपके 2 टाइप के परावर्तन होते हैं। वैसे ये कभी इसमें से क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पूछा जाए, लेकिन टू कवर द थ्योरी कॉन्सेप्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दिस ऑल्सो इन वन ऑफ द स्लाइड। सो आपका रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है नियमित एंड विस्तृत परावर्तन। अब नियमित और विस्तृत परावर्तन में जो डिफरेंस है वो बेसिकली टेक्निकल तो इतना सा है कि इसमें जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो क्या होगा, हमेशा आपका इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा। लेकिन अगर आपकी सरफेस इस तरीके की है, रफ सरफेस है, तो आपका जो इंसिडेंट एंगल होगा वो जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला एंगल हो सकता है इस वाले एंगल के बराबर ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका नियमित परावर्तन और ये हो गया आपका अनियमित पृष्ठ से परावर्तित किरणें। ये हो गया आपका अनियमित परावर्तन जिसको कह सकते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर आपके क्वेश्चन बाई चांस में बना भी तो यही बनेगा कि अगर आपको डायग्राम देके पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रेगुलर है, और रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपका जो रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें आपका इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है क्या परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होता है यस। ठीक है, तभी तो हम आपने देखा होगा ये वाला जो एग्जांपल मैंने लिया ये आपका बार्बर शॉप का एग्जांपल है, और आप इसमें देखोगे कि हम नॉर्मली अगर आप कहीं पे बार्बर शॉप पे जाते हो कटिंग करवाने, तो आपने देखा होगा कि जब आपको पीछे के बाल देखने होते हैं तो आपको पीछे एक मिरर लेके आता है और उस मिरर में आपको दिखाता है, सामने वाले मिरर में आपको पीछे मिरर का दिख जाता है, आपके पीछे के बाल दिख जाते हैं। इसका कारण यही है कि आप जो यहाँ से देखते हो ये आपकी यहाँ पे रेज जाती है और ये आपकी इसको ऐसे एंगल पे रखा जाता है कि आपका जब ये रिफ्लेक्ट होंगी आपकी रेज तो ये इस वाले मिरर पे पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं और इस वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस यहाँ आके आपकी आइज़ में आती हैं। तो आपको क्या होता है, ये वाली इमेज जो है दिखती है। ठीक है, तो यही परावर्तन का सिद्धांत होता है। और नॉर्मली आपकी रेज अगर आपने 2 मिरर को रख दिया है एक दूसरे के सामने और आपने अगर रेज कहीं लाइट सोर्स डाल दिया तो रेज रिफ्लेक्ट होती रहती हैं और उस इमेज की बहुत सारी कॉपीज़ आपको दिखने लग जाएंगी। वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सिक्का रखा हुआ है और ये 2 मिरर रखे हुए हैं यहाँ पे, तो अगर आप ये देखोगे तो इसकी 1, 2, 3 इमेज लगी हुई है। तो डिपेंड करता है इस एंगल पे, ये वाला जो एंगल है इसके बीच में, ये एंगल जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ़ इमेजेस कम होती जाएंगी और ये एंगल जैसे जैसे छोटा होता जाएगा नंबर ऑफ़ इमेजेस बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पे एक आप ये भी चीज़ पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको इसका एक पूरा ही टॉपिक करवा रहा हूँ, एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर, जहाँ पे हम इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि परावर्तित प्रकाश को फिर से परावर्तित किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने ये इमेज यहाँ पे बनी तो ये इमेज यहाँ से परावर्तित हो गया, फिर यहाँ आया, फिर से परावर्तित हो गया, इसीलिए एक इमेज और बनी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो परावर्तित प्रकाश को बहुत टाइम तक भी और वापस से रिफ्लेक्ट करवाया जा सकता है। उसके बाद आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है और रीट 2022 के लिए फिर से इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 21 में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो 22 में कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं, पहले पूछ के आ रहा है, ट्रिक बताऊंगा, एक लाइन में आपका 1 सेकेंड में आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है 2 समतल दर्पणों के बीच रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या बताइए जो प्रत्येक मामले में बनते हैं जब दर्पण एक दूसरे की ओर झुके होते हैं। सिंपल सी बात है, आपसे पूछा ही है कि 2 ऐसे मिरर रखे हुए हैं, यहाँ पे 2 प्लेन मिरर रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने कोई इमेज रख दी है। एक्चुअली यही है, अगर आप देखो तो यही वाली चीज़ है, मैं यहाँ पे उसको बना रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल है, एक बार ये आपको एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, आपसे पूछा है कि
इनकी इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी। ठीक है, फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है, 360/थीटा। जो आपको एंगल दिया हुआ है उस एंगल से आप इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 360/थीटा तो यानी कि 360/9 तो ये आ जाएगा 4। अगर ये आता है इवन, अगर ये आता है इवन तो इमेजेस कितनी हो जाएंगी 4 - 1, यानी कि आपका इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, बस 10 आपको ध्यान रखना है। तो अगर 90 डिग्री है और आपने एक इमेज, तो इसकी कितनी इमेज बनेंगी, 3 इमेज बनेंगी। 1 सेकंड में आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, 60 डिग्री पे वही करना है आपको, 360/6। तो ये कितना आया 6 × 6, ये वापस से इवन है तो आपको करना क्या है 6 - 1, यानी 5 इमेजेस इसकी बन जाएंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये इवन आता है तो n - 1 कर देना है। अगर बाई चांस, वैसे ऑड आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि आपको 40 डिग्री का एंगल दे दिया जाए दोनों के बीच में। इस केस में क्या होगा 360/40 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा पर 9। अगर 9 आ जाता है तो आपको -1 नहीं करना है, -1 नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या कर देना है 9 को ही आंसर लगा देना है। ठीक है, आगे बात समझ में ईजी है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे छोटी सी चीज़ है जिसको मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ। वो क्या है आपकी, अगर यहाँ पे छोटा सा पेज ऐड कर लेते हैं ताकि ये वाली जो जगह यहाँ से एक पैच, ओके। देखो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूला है आपका 360/थीटा। ठीक है, जो आपसे थीटा दिया हुआ होगा। ठीक है, ये अगर आ जाता है इवन तो आपको करना क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n - 1। ठीक है, यह जो आंसर आएगा n - 1। अगर आप कर रहे हो 360/थीटा और ये आता है n, और अगर ये आ जाता है ऑड, ठीक है ऑड, तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी कितनी, डायरेक्ट n। ठीक है, बस ये इतना सा आपको ध्यान रखना है, आपका इससे काम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, 90 डिग्री का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक 40 डिग्री का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फिर से बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर पक्का करा देगा आपका ये। ठीक है, तो 360/90 कितना है मेरा 4 क्या है मेरा इवन है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी 4 - 1 3। ठीक है, 40 डिग्री की बात करूँ, 360/40 कितना है मेरा 9, ऑड है तो मेरी इमेजेस कितनी हो जाएंगी 9 ही हो जाएंगी। ठीक है, 9 इमेजेस। ठीक है, आगे बात समझ में, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं, एक और क्वेश्चन आपका नॉर्मली आता है, अगर आपका जो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि अगर मिरर इस तरीके से रखा हुआ है तो आपका जो इंसिडेंट एंगल होगा और जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि मैंने मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, अगर मिरर को ही मैंने रोटेट कर दिया, सपोज मिरर को मैंने ऐसे कर दिया, और अब जो इमेज आएगी, अब ये पूछा है कि द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय एंगल व्हाट। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे पहले सपोज थीटा पे जा रही थी तो अब कितने पे चली जाएगी। ठीक है, तो आपको बस में ध्यान रखना है, यहाँ पे ये क्या होगी, अब जो एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, इन दोनों के बीच में 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। यानी कि अगर मिरर को रोटेट किया जाता है 40 डिग्री से, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाएगी किससे, 80 डिग्री से। बस इतना ध्यान रखना है। सिंपल से 2 फॉर्मूले हैं, अगर थीटा से रोटेट हो रहा है तो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी आपकी जो है मिरर। यही आपका क्वेश्चन इसमें से आता है। बाकी आपको ये कैसे हो रहा है इसका डेरिवेशन इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इतना सा बस ध्यान रखो कि अगर मिरर को थीटा से रोटेट किया तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर आपको ऐसे दे दिया जाए कि हम मिरर को 40 डिग्री से रोटेट कराते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगी, तो आपको करना क्या है, डबल करना है, आंसर लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपका एक जो इमेज वाला जो पॉइंट आता है, इमेज वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, हमेशा जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और सेम साइज़ बनेगी। साइज़ में कभी कोई डिफरेंस नहीं आता है। सपोज बात से मान के चलता हूँ, यहाँ पे एक मेरा ए है, एक बी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी इमेज बनेगी क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, यानी कि पीछे बनेगी। ठीक है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि काल्पनिक इमेज बनती है प्लेन मिरर से, और हमेशा पीछे की साइड बनती है। पीछे बन रही है इसका मतलब काल्पनिक बनती है। आपने देखा होगा जब आप अपनी खुद को भी देखते हैं मिरर में तो आपको ऐसा लगेगा कि पीछे कोई खड़ा हुआ है मिरर के। ठीक है, तो वो काल्पनिक इमेज होती है। ठीक है, और एक पॉइंट आपको उसमें ध्यान रखना है, जो पॉइंट मिरर के पास होता है उसकी इमेज भी उसके पास बनेगी। ठीक है, और जो जितनी जो इमेज जहाँ होगा उसकी यहाँ बनेगी, तो बी यहाँ है तो उसकी बी की इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, तो
हमेशा काल्पनिक बनती है, सीधी बनती है और एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे बनती है। यानी कि अगर ये यहाँ से डिस्टेंस x है तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, x होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है तो आप उसको लगा देना है। एक और क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है, वो बहुत अगेन फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हमारा नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो अगर एक इंसान को एक्स साइज के 10 फीट के इंसान को अगर अपने आप को पूरा देखना है कांच में, तो उसको मिनिमम कितने फिट का जो है कांच चाहिए होगा अपने आप को देखने के लिए। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये एक मैन है, सपोज यहाँ से इसकी ये हाइट है। नॉर्मली अब जब आइस से देखते हो तो इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये वाली चीज़ ये रिफ्लेक्ट हुई, ये इसकी ये वाला पॉइंट बन गया, इसका सिर का पॉइंट बन गया। नॉर्मली अगर आप देखोगे ये ऐसे देखेगा तो यहाँ से जो आपका रिफ्लेक्शन होगा, ये वाला फीट का जो रिफ्लेक्शन होगा, ये देखिए ये फीट का रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर आप ये देखो तो इसको इन ऑर्डर टू इसको अपनी इमेज को पूरा देखने के लिए, ये पूरी दिख रही है यहाँ से, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, पूरी इमेज दिख गई, इतने से ही मिरर की ज़रूरत है। ये मिरर तो काम ही नहीं आया, ये वाला पार्ट तो आपका क्या है, काम ही नहीं आया। तो नॉर्मली यही होता है कि अगर आपको एक 1/2 का रेशियो होता है, तो अगर आपका 10 फीट का अगर आदमी है, उसको अपने आप को मिरर में देखना है पूरा, तो 5 फीट का मिरर जो है काफ़ी होगा। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन भी यही बनता है। नॉर्मली जब भी क्वेश्चन बनता है तो इसमें से क्या बनता है कि बताइए जो आपका 10 फीट का एक आदमी है, तो बताओ उसको अपने आप को देखने के लिए कितने मिनिमम कितने फिट का मिरर चाहिए होगा। ठीक है, तो आपको बस डायरेक्ट क्या करना है, डिवाइड कर देना है उससे। और उल्टा हो सकता है कि पूछा आपको ये बोला जा सकता है, अगर बाई चांस आपको मेन की हाइट दे दी जाए, मेन की हाइट दे दी जाए और आपसे मिरर की हाइट पूछे, तो आपको क्या करना है, मिरर की हाइट पूछे तो आपको क्या कर देना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है। और आपसे अगर मिरर की हाइट दे दी जाए, ठीक है, आपको मिरर की हाइट दी जाए और आपसे मेन की हाइट पूछी जाए यहाँ पे, तो आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है बस। ठीक है, 1/2 का रेशियो चलता है, सिंपल सी बात है। बस आपको इतनी सी ध्यान रखनी है कि अगर आपसे जोन सी हाइट पूछिए आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो प्लेन मिरर में इतना ही, साउंड वेव में इतना ही था। लेकिन प्लेन मिरर में ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहली चीज़ तो हमने नंबर ऑफ इमेजेस वाला जो चीज़ डिस्कस की है उसको आप ध्यान रखना। मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, 360/θ। ठीक है, इवन है तो n-1 और अगर ऑड है तो n। ठीक है, उसके बाद अगर थीटा से मिरर को रोटेट किया गया है, मिरर को रोटेट किया गया है, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो कैसे रोटेट हो जाएगी, 2θ से रोटेट हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है, अगर यहाँ पे 2 केस बनते हैं, अगर x हाइट के आदमी को मिनिमम कितना x/2 हाइट का मिरर चाहिए पूरा अपनी आप को पूरा उसमें देखने के लिए, या फिर x/2 हाइट का मिरर चाहिए x आदमी को देखने के लिए। ठीक है, को पूरा देखने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बस 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं प्लेन मिरर में से, आपको इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो बात हो गई हमारी प्लेन मिरर की। इसके बाद आपका जो एक टॉपिक बचता है वो स्फेरिकल मिरर्स का बचता है। इसमें से जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है वो आपके इमेज की पोजीशन पे क्वेश्चन आता है, तो ये मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट, उसमें करवाऊंगा और आपको मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे आपको ध्यान रखना है। इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, तो आपको पूछा जाता है कि स्फेरिकल आपका अवतल लेंस यूज़ किया गया है या अवतल मिरर यूज़ किया गया है, और आपको पूछते हैं कि इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, तो मैं एक एक आपको समझा दूंगा, एक पहले कॉन्सेप्ट से समझा दूंगा, फिर हम ट्रिक से उसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ लेकिन हम करेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में फिलहाल हम जो किया है वो काफ़ी है। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे इसके बाद ये वाला वीडियो कर लेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो है मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब क्योंकि जुलाई एग्ज़ाम आ चुका है तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर अब स्टार्ट करने वाले हैं, साइंस के और मैथ्स के। ठीक है, दोनों स्टार्ट करूंगा मैं, क्विकली आपको मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरे हिसाब से जुलाई वाले एग्ज़ाम तक के लिए काफ़ी है। उसके बाद मैं आपको NCERT बेस्ड जो भी हमारी 8th 9th और 10th के जो टॉपिक हैं, साइंस के और मैथ्स के टॉपिक नहीं, सॉरी, जो आपके पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं क्वेश्चन, स्पेशली आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ठीक है,
ये हम ले लेंगे और ये हमारा टारगेट रहेगा कितना, जितने भी हैं पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन ले लेंगे, ये हमारा जो मेन एग्ज़ाम होगा वो टारगेट रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा में कुछ जो है और प्रीवियस ईयर में दूसरे एग्ज़ाम्स के, अदर एग्ज़ाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस भी हम ले लेंगे, अदर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस, आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ये भी ले लेंगे तो आपका यहाँ पे भी अच्छा ये बन जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैं साइंस मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से करवाने वाला हूँ आपको, इसमें ये आपका जुलाई से पहले हो जाएगा, ये हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर जुलाई आपका जो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। कुछ डाउट है, कुछ है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ अगर मेरे से छूट गया है या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सही नहीं लगती है तो मेरे साथ शेयर करना, मैं उसको इन्फॉर्मेशन को भी रीडायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।